What is a kidney failure? सो किडनी फेलियर वर्ड जो है ना वो थोड़ा बहुत मतलब पैनिक बटन शो करता है। What is a kidney transplant and when is it needed? That when should a person opt for it? आपको एक बात बता दूं कि किडनी के मरीज जो होते हैं वो 50% केसेस में हार्ट प्रॉब्लम से उनकी डेथ होती है। But is it emotionally tough to treat a kid rather than an adult? यस जो किडनी डोनेट करता है, that is a donor. Does मतलब उसको कोई कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर होता है और इज इट फाइन टू गिव अ किडनी? सो जब किडनी कोई डोनेट करने का सोचता है तो हम लोग पूरे बॉडी का चेकअप कराते हैं। Why can't an unknown person donate his or her kidney in India specifically? सो Hi guys, welcome to the show. Our today's guest is Dr. Rajesh Kumar. He's a very well-known nephrologist with an experience of over 29 years. And Dr. Rajesh Kumar is also the founder of RBK Shanti Foundation. They are dedicated to improving the lives of healthcare professionals, kidney patients, elderly persons, and needy students. Today, we have spoken everything about kidney health, and trust me, you will gain a lot of information and knowledge about kidney health out of this video. So please watch it and do let us know in the comment section what do you think about it. What do kidneys do in a human body? मतलब किडनी का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में? अगर आप बेसिक एकदम स्क्रैच से अगर आप किसी बच्चे को समझाओगे तो क्या समझाओगे कि किडनी का रोल क्या है? सो इन आवर बॉडी देयर आर टू किडनी। दो किडनी है जो पीठ के साइड में है और दोनों किडनी का जो मेन पर्पस है ना एकदम लेमन टर्म में बोला जाए तो वह फिल्टर है, छन्नी है। जैसे छन्नी का काम होता है ना चाय पत्ती को ऊपर रख लेने का, चाय नीचे आ जाने का, उसी तरह से किडनी का काम है कि गंदगी को निकाल देने का और अच्छी चीज़ को रख लेने का। तो अच्छी चीज़ होती है जैसे प्रोटीन होती है, ब्लड सेल्स होते हैं, और ख़राब चीज़ या गंदगी जो होती है जो वेस्ट हम लोग रोज़ खाने से या मेटाबॉलिज्म से बनाते हैं, जैसे यूरिया होती है, क्रिएटिनिन होती है, दिस आर वेस्ट। और ये वेस्ट को निकालने का काम किडनी करता है। उसके अलावा किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि बैलेंस करता है सिस्टम को, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बाइकार्बोनेट जो एसिड होते हैं उसका, ये सबको बैलेंस रखना। बॉडी में एक मात्रा होती है जो लेवल होती है उसको मेंटेन रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है किडनी को, जो कि एक लेमैन नहीं समझ पाता है। लेमैन सिर्फ उसको ये समझता है कि ये छन्नी है, गंदगी साफ करने की मशीन है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। उसके अलावा किडनी की एक और काम होती है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना। खून बनाने में एक केमिकल है जो किडनी से निकलती है, जो खून बनाने में मदद करती है। वो केमिकल किडनी के मरीज में कम निकलता है, इसके लिए खून किडनी के मरीज में कम होता है। तो ये बेसिक काम जो है, अगर आप देखो, नमक पानी बैलेंस करना, गंदगी साफ करना, एसिड बेस बैलेंस करना, हड्डियों को मजबूत रखना और खून बनाने में मदद करना, ये 5 इम्पॉर्टेंट काम है जो दुनिया के हर एक आदमी की किडनी करती है। ओके, सो सर अभी आपने ब्लड प्रेशर मेंशन किया, तो जिसको भी ब्लड प्रेशर इशू है, इज इट बिकॉज कि वो किडनी का प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर कैन हैपन अदरवाइज ऑल्सो? नहीं, तो इसमें है कि ब्लड प्रेशर जो होती है 90% टाइम उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने के चलते किडनी खराब होती है। और जब किडनी खराब होती है तो ब्लड प्रेशर होता है। तो बहुत लोग ये पूछ सकते हैं कि चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर पहले आया कि किडनी खराब पहले हुआ। तो ये बताना मुश्किल होता है, लेकिन किडनी की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर होता है और किडनी के बीमारी के बिना भी ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, सो इट कैन हैपन बोथ वे। ओके। और सर किडनी फेलियर क्या है? मतलब ये जो इतना बड़ा टर्म आजकल बहुत कॉमनली सुनने में मिलता है कि उसकी किडनी फेल हो गई या ही इज ऑन डायलिसिस, तो व्हाट इज अ किडनी फेलियर? सो किडनी फेलियर वर्ड जो है ना वो थोड़ा बहुत मतलब पैनिक बटन शो करता है। राइट। इसके लिए जो हमारे नेफ्रोलॉजी की जो सोसाइटी होती है ना, उसका नाम को बदल कर हम लोगों ने इसके लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रखा है, ताकि वो वर्ड अगर किसी को मैं पहली बार बोलूँ कि आपका किडनी फेल हो गया है तो शॉक में जाते हैं। इट्स वेरी स्कैरी। और उनके लिए हमेशा ना वो उस समय अगर उनकी बीपी मेजर की जाए तो 20-30 मिलीमीटर बढ़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपकी किडनी कमज़ोर हुई है। आपको ये नहीं सोचना कि किडनी काम नहीं कर रही, कम काम कर रही है। तो ये जो है वो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है कि आप ये सोचते हैं कि
किडनी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई है, कमज़ोर हुई है, उसको संभाल के रखा जाएगा, उसको अच्छे से चलाया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो पहले हम लोग किडनी फेल्यूर वर्ड यूज़ करते थे 20-25 साल पहले, लेकिन आजकल हम लोगों ने ये वर्ड को चेंज करके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रखा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सबसे कॉमन कारण किडनी ख़राब होने का या कमज़ोर होने का वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। 60 से 70%, मतलब अगर 100 आदमी किडनी की मरीज हैं उसमें 60 से 70% मरीज जो होते हैं ना, या तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के चलते किडनी उनकी कमज़ोर होती, जिसमें कि 40% जो है डायबिटीज़ के चलते और 25-30% ब्लड प्रेशर के चलते। और उसके अलावा अगर देखें तो किडनी स्टोन है, सिस्ट की बीमारी, जन्म से कोई आदमी अगर सिस्ट लेकर आया है तो या बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, या एक ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जिसमें हम बोलते हैं किडनी में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये सब कुछ कारण है जिससे किडनी कमज़ोर होती है, ख़राब होती है। ओके। एंड सर, आजकल बहुत कॉमन हो गया ये सुनना दैट समवन इज़ ऑन डायलिसिस और समवन इज़ हैविंग अ किडनी इशू। तो ये जो डिजीज़ का इंक्रीज़ हुआ है नंबर्स में और परसेंटेज वाइज, अगर आपको तो बेटर परसेंट पता होगा, तो उसका रीज़न क्या है? इज इट अ लाइफस्टाइल डिजीज़? बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, कि आप अगर रात को लेट सो रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, या बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो किडनी फेल हो जाएगी। तो मतलब आई एम श्योर मैंने ऐसे भी सुने दैट देयर आर लॉट ऑफ किड्स आल्सो गेटिंग दीज डिजीजेस। जहाँ तक लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बात है, जैसा कि तुमको पता है कि ओबेसिटी इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। अभी ओबेसिटी अगर किसी को है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अभी तुमको पता है ये भी है कि डायबिटीज़ जो है सबसे कॉमन कारण है किडनी को कमज़ोर होने की, तो एक लिंक तो बनता है। सो जैसे हमने बोला कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी को कमज़ोर करने का सबसे कॉमन कारण है। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ओबीज पेशेंट में ज़्यादा होती है। लाइफ स्टाइल अगर बहुत स्ट्रेसफुल है तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको ये बीमारी होने की संभावना होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो ज़्यादा तो आपको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने की संभावना होती। तो ये सब क्या है, कभी कोई एक चीज़ पूरा प्रॉब्लम नहीं करता, इट इज़ लिंक टू ईच अदर। तो अगर आप को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साथ में आप स्मोकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दवा टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, तो आपका किडनी को बिगड़ने की जो गति होगी बहुत तेज होगी। और जब किडनी बिगड़ जाएगा तो रिपेयर नहीं होता। सो हम इसके प्रोग्रेस को, इसके बिगड़ने की गति को धीमा कर सकते हैं। इसके प्रोग्रेस की गति को धीमा करना हमारे पास उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन एक बार जो बिगड़ गया ये गॉड गिफ्ट है, इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे को पूरा टारगेट जो होते हैं ना वो अर्ली डिटेक्शन पे होता है कि किडनी की बीमारी को सबसे जल्दी पता कर सके। जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर है तो हम 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट बोलते हैं जो कि उनको हर 3 से 6 महीने पे करना चाहिए। भले उनकी किडनी नॉर्मल हो फिर भी वो अर्ली डिटेक्शन के लिए करना चाहिए। वो टेस्ट है माइक्रो एल्बुमिन इन द यूरिन और क्रिएटिनिन जो ब्लड टेस्ट में होता है। ये 2 टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि किडनी में कमजोरी आई है कि नहीं। अगर किडनी में कमजोरी आई है तो नेफ्रोलॉजिस्ट एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो हम बोलते हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से किडनी कमज़ोर होने की संभावना है, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। अभी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक मेजरमेंट है जिसको HbA1c बोलते हैं, वो 7 से कम होनी चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर 130-80 के आसपास होनी चाहिए। इसके लिए जो दवाएं हैं हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण है जो हमारे देश में है वो अल्टरनेटिव मेडिकेशन है। बिना नाम पता एड्रेस का हम दवा खाते रहते हैं। दर्द हुआ घुटने में, मेडिकल स्टोर को फ़ोन करते हैं यार दर्द की दवा भेज दो, वो पेन किलर भेज देता है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है पहले से और उसके ऊपर से आप अननोन मेडिसिन खा रहे हैं, बिना नाम पता का मेडिसिन खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो किडनी और बिगड़ सकता है। तो उस तरह की मेडिकेशन को आपके अवॉइड करनी। जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको सबसे पहले ये बताना है कि मेरी किडनी कमज़ोर है, आप डॉक्टर साहब जो भी दवा देंगे ज़रा किडनी को संभाल के देना है।
ये सेकेंड हो गया। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन है, किडनी चूँकि कमज़ोर हो गई है तो कमज़ोर चीज़ को तो आप ज़्यादा काम कराओगे नहीं, राइट। तो हम बोलते हैं कि किडनी का वर्कलोड कम करो। तो अभी किडनी का वर्कलोड कैसे कम करेंगे? जब हम गंदगी कम बनाएंगे। गंदगी कैसे कम बनेगी? जब हम थोड़ा प्रोटीन इंटेक कम करें। प्रोटीन बंद नहीं है, एक बहुत बड़ा मिथ है प्रोटीन लेस डाइट, प्रोटीन बंद कर दो, दाल बंद कर दो, नॉन वेज बंद कर दो, ये गलत कंसेप्ट है। प्रोटीन कम करना है, बंद नहीं करना है। 20% कम करना है, बंद नहीं करना। दिस इज फॉर समवन हु इज नॉट हैविंग द इलनेस आल्सो, और कि नॉर्मल जो पर्सन होते हैं जिनको किडनी की बीमारी नहीं है वो 1 ग्राम पर केजी पर डे खा सकते हैं, मतलब 50 किलो का आदमी 50 ग्राम खा सकता है। राइट। किडनी का मरीज जो है वो 20% कम, मतलब 40 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही खाना है उसको। ओके। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन बंद कर देना है, प्रोटीन खाना है। दूसरा एक मिथ है नमक बंद कर दो। हाँ, ये तो सबसे पहले यही बोला जाता है। सब लोग यही बोलते हैं नमक बंद कर दो, लेकिन नमक बंद नहीं करना है, कम करना है। हम बोलते हैं 50% कम कर दो। ओके। नो एडेड सॉल्ट, मतलब कि आपको जो खाने में नमक लगती है उतना आप लो, अलग से नमक मत लो। अलग से नमक नहीं लेने का मतलब सॉल्टी कुछ चीज़ें होती है, जैसे पापड़ है, राइट। अचार है, ये सॉल्ट से बना रहता है। तो सॉल्टी चीज़ जो है उसको आप अवॉइड करो ताकि सॉल्ट की मात्रा अपने आप कम हो जाए। सॉल्ट से किडनी खराब नहीं होता है, सॉल्ट से थ्रस्ट बढ़ता है, प्यास बढ़ती है, और प्यास जब बढ़ती है तो पानी हम पीते हैं, और पानी जब एक्स्ट्रा होती है तो वाटर बॉडी में जमा हो जाता है, और जब बॉडी में वाटर जमा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। राइट। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं सॉल्ट कम खानी चाहिए। उसके अलावा आपको जो खाने में एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं पानी की मात्रा। बहुत लोग बोलते हैं पानी खूब पियो किडनी फ्लश होगी, ये कंसेप्ट भी गलत है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पानी की मात्रा ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऑप्टिमम मतलब ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है, पैरों में वाटर रिटेंशन नहीं है, आप ब्रेथलेस नहीं होते हो, तब आप पानी 1.5 से 2 लीटर तक पी सकते हो। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग आ गई पैरों में, मतलब कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है, उस समय आप ज़्यादा पानी पियोगे और किडनी की कैपेसिटी कम हो गई है निकालने की, तो वाटर रिटेंशन और बढ़ जाएगा, और वाटर रिटेंशन जब बढ़ेगा तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए वाटर का कंट्रोल उन लोगों के लिए है जिनको वाटर रिटेंशन है। जिनको वाटर रिटेंशन नहीं है वो ऑप्टिमम वाटर पी सकते हैं। ओके। उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि इस तरह की बीमारी में हम प्रोग्रेस को धीमा करने का कोशिश करते हैं। तो आजकल 3 तरह की दवाएं हैं जो कि मेडिकल टर्म में बोलूँगा, आप लोग को शायद न समझे, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट को ये 3 दवाएं जो है समझती है। इसमें एक दवा जो होती है वो है टेलमिसार्टन या ऑल्मिसार्टन है, जो कि किडनी के प्रोग्रेस को धीमा करता है, प्रोटीन लीकेज को कम करता है। दूसरी दवा जो है फ्लोजिन है, जैसे कि डापाग्लिफ्लोजिन है या इम्पाफ्लिजिन है। ये जो दवा है उससे भी प्रोटीन लीकेज या किडनी के प्रोग्रेस को धीमा करते हैं। और तीसरी एक नई दवा आई है जो फिनरेनॉन के नाम से है। ये 3 दवा जो है वो कार्डियो रीनल प्रोटेक्शन के लिए है, जो कि किडनी और हार्ट को संभाल के रखती है। इसके अलावा किडनी के मरीज़ को वैक्सीनेशन पे भी ध्यान देनी चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन है, और जोस्टर की वैक्सीन है। उसका क्या रीज़न है सर? क्योंकि किडनी के मरीज जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, Okay. तो बॉडी में इन्फेक्शन लगने की संभावना होती है। Right. अभी जैसे कभी उनका खून कम हो गया, ब्लड चढ़ाना पड़ा, कभी उनको निडल प्रिक बार बार होती है, ब्लड कलेक्शन के लिए हो या इंजेक्शन लगाने के लिए हो, तो उनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने की रिस्क रहती है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अर्ली स्टेज में ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगा देते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे लोग को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ही लगाया जाता है। उसके अलावा फ्लू जो है वो बहुत कॉमन है, जैसे कोविड था तो कोविड की वैक्सीन हम लोगों ने लिया तो बहुत लोग की जान बची। उसी तरह से फ्लू से भी हर साल लाखों लोग मरते हैं, लेकिन हम फ्लू को ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। और हमारी किडनी का मरीज जो होते हैं वो थोड़ा इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होने से उनको इन्फेक्शन लगने की, निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इनके लिए उनके लंग के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम बोलते हैं कि फ्लू का और निमोकोकल वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। आपको एक बात बता दूं कि किडनी के मरीज़ जो होते हैं वो 50% केसेस में हार्ट प्रॉब्लम से उनकी डेथ होती है,
और 30% केसेस में इन्फेक्शन से मरते हैं। Okay, so you are saying kidney patient dies because of heart issues, not because of kidney Yes. issues. अगर किडनी के पेशेंट डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस रेगुलर ले रहे हैं तो वो डायलिसिस से नहीं मरते हैं, किडनी के बीमारी से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं हार्ट की बीमारी से या इन्फेक्शन से या डायलिसिस मिस करने से या पोटेशियम बढ़ने से। Oh. So what is the reason for that? मतलब what happens to the heart? जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो डायलिसिस क्या है? जो काम किडनी कर रहा है वो हम मशीन से करवा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल किडनी। तो 50 to 60% जो किडनी नेचुरल किडनी जो हमारा गॉड गिफ्टेड किडनी है वो काम जो है हमारा डायलिसिस मशीन आर्टिफिशियल किडनी कर लेता है। 20 to 30% जो काम है वो हम जैसे इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगा के कर लेते हैं या फास्फेट बाइंडर लगा के कर लेते हैं। 60 to 70% काम तो डायलिसिस कर देता है। तो किडनी का मरीज़ जो है वो अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, किडनी ख़राब होने के बाद भी डायलिसिस से वो काम कर लेता है। लेकिन ये बीमारी में क्या होता है, वाटर रिटेंशन होती है। और ये बीमारी जो सबसे कॉमन कारण, जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो जो है हार्ट के बीमारी के लिए भी सबसे कॉमन कारण है। तो यूजुअली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। किडनी का काम है वो ब्लड में से गंदगी को निकाल देना, उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है उसको यूरिन बना के निकाल देना। अभी हार्ट हो गया कमज़ोर, वो उतना सप्लाई दे नहीं रहा है, तो किडनी बोलती है कि भाई मैं भी तो कमज़ोर हूँ, मैं क्यों इतना काम करूँ, तो वो कम काम करता है। और हार्ट बोलता है मैं तो इतना ही सप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर ये सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ तो किडनी बोलता है मैं इतना पानी नहीं निकालूंगा, हार्ट बोलता है तुमको निकालना पड़ेगा, मैं तो इतना पानी पीऊँगा, पेशेंट बोलता है। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। अभी मिसमैच होने से वाटर रिटेंशन होती है। अभी जैसे ही वाटर रिटेंशन हुआ तो हार्ट के ऊपर लोड आता है। हार्ट है कि 25% काम कर रहे हैं और उसके ऊपर लोड आ गया 2-3 लीटर एक्स्ट्रा पानी का। वो बोलता है ये क्या कर रहा है, तू पानी क्यों नहीं निकाल रहा है भाई, मेरे को ऊपर इतना लोड हो रहा है। तो किडनी बोलता है ठीक है मैं दवा दे रहा हूँ, उससे निकालूंगा थोड़ा बहुत निकालता है। अगर पूरा नहीं निकाल पाया तो हार्ट धीरे धीरे जो 25% है वो 24 होता है, 23 होता है, 22 होता है और धीरे धीरे हार्ट कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट अगर पानी और नमक का कंट्रोल ना करे और वाटर रिटेंशन बार बार होगा तो हार्ट कमज़ोर होते जाती है। और हार्ट जब कमज़ोर होती है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत कम मात्रा में होती है एज कम्पेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट। और एक बार हार्ट कमज़ोर हो गया तो फिर उसका इलाज ना है। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि हार्ट का जब वर्किंग परसेंटेज कम होता है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट इट गोज बैक टू नॉर्मल। नहीं, उसमें फिर है कि अगर पेशेंट सुनने को तैयार है तो हम मल्टी टारगेटेड अप्रोच रखते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी कम से कम पियो, और जो भी पानी अगर भर रहा है और हम एक डायलिसिस में नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ मरीज मेरे पास ऐसे रहते हैं जो बदमाश होते हैं, जो पानी भरते रहते हैं। तो पानी भरते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं अगर उसकी हार्ट को संभालना है तो हम डेली डायलिसिस करते हैं या हफ्ते में 4 या 5 दिन डायलिसिस करते हैं, उनको पानी भरने ही नहीं देते। जैसे ही हम पानी भरने नहीं देते हैं हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि हार्ट का एक सिस्टम है कि जितना हम उसको लोड देंगे उतना वो कमज़ोर होगा, जितना कम लोड देंगे उतना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन अच्छा कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एडिक्वेट डायलिसिस कर देते हैं, जो गंदगी का माहौल है उसको डायलिसिस से ठीक कर देते हैं। तो एक ऑप्टिमम माहौल देने से हार्ट की इम्प्रूवमेंट आती है। और बहुत समय हम लोगों ने देखा है कि हार्ट का फंक्शन अगर पेशेंट कंप्लायंस दिखाए तो इम्प्रूव होता है। और एक बार जब कंप्लायंस इम्प्रूव होता है तो पेशेंट का खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, वो काम करने लगता है, तो उसको लगता है कि यार दिस इज़ द राइट ट्रैक। बहुत लोगों के मन में ये मिथ होती है ज़्यादा डायलिसिस करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगी। हाँ, ये लेकिन तो आपको ये सोचना है कि नाले में अगर रोज़ कचरा आप डाल रहे हो
अगर स्वीपर जो है रोज़ कचरा निकालेगा तो नाला कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। राइट। लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के निकालोगे तो थोड़ा ओवरफ्लो होगा, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन निकालोगे तो ज़्यादा ओवरफ्लो होगी। तो इस तरह का एक सिंपल लेमैन कंसेप्ट है कि आप बॉडी के अंदर जितना कम आपको ये देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि भगवान ने जो गिफ्ट दिया है किडनी, वो 24/7 काम करता है, कभी रुकता नहीं है। आप सोते भी रहते हो तो भी गंदगी साफ करती है, पानी निकालते रहती है, और सुबह जब सो के उठते हो तो आप सबसे पहला काम जो करते हो वो गंदगी को पेशाब के माध्यम से निकाल देते हो। तो हमारी किडनी 24/7 काम करती है, और जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो आप डायलिसिस पे जाते हो, और डायलिसिस जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार करते हो, 2 या 3 बार मतलब 4 घंटे का डायलिसिस होती है। तो आप जो 24 घंटे का काम है वो 1.5 घंटे में करा रहे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में आप 12 घंटा डायलिसिस लिए, तो हर दिन 1.5 घंटा हुआ, तो 24 घंटे का काम 1.5 घंटे में कहाँ से होगा? तो डायलिसिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, ओके, इज़ ए पार्शियल सपोर्टिव केयर। अब जब सपोर्टिव केयर है तो उसके हिसाब से आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो पानी का हो, नमक का हो, खाने का हो, नॉनवेज खाने का हो। तो ये सब कंट्रोल भी ज़रूरी है, क्योंकि किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली अगर आप देखोगे तो डायलिसिस से अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसप्लांट है। मतलब कि किडनी की बीमारी है, किडनी खराब हो गई, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ट्रांसप्लांट से, नई किडनी से। वो नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब एक किडनी खराब हुई तो हमने दूसरा किडनी लगा लिया, तब उसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगी, उसका पानी का निकलने का कैपेसिटी नॉर्मल हो जाएगा, वो आदमी डायलिसिस से ज़्यादा बेहतर जी सकता है, क्योंकि उसको पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने का इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So that was my next question, that what is a kidney transplant and when is it needed, that when should a person opt for it and how can he opt for it? जब किडनी की बीमारी जैसे हमने पता लगाया और फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हो रहा है, और एक समय आता है जब किडनी की बीमारी लास्ट स्टेज में आ जाती है, जिसको स्टेज 5 बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया। तब हम किडनी पेशेंट को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप डायलिसिस कराओ या आप ट्रांसप्लांट करो, क्योंकि आपकी किडनी अभी मरने की हालात में है। बॉडी आपका है लेकिन किडनी काम नहीं कर रहा है। तो किडनी जब काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। अगर आपके घर में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, इनका अगर ब्लड ग्रुप मिलता है तो उसमें से अगर उनके पास 2 किडनी है, दोनों किडनी अच्छी है और कुछ बीमारी नहीं है, उनकी टेस्ट होती है पूरी बॉडी की, तो उसमें से वो 1 किडनी दे सकते हैं, और 1 किडनी पे वो खुद भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं बिना कोई दवा के, और जो आदमी किडनी लेता है वो भी 1 किडनी पे पूरा ज़िंदगी जी सकता है। सक्सेस जो ट्रांसप्लांट का, जो हर लोग पूछते हैं कि गारंटी है क्या, लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन सक्सेस जो ट्रांसप्लांट का वो काफ़ी अच्छा हो गया। रिसेंटली जितने दवाएं आए हैं अच्छी अच्छी, जिसके चलते अगर आप 100 ट्रांसप्लांट करते हो उसमें से 1 साल तक 95 से 96 किडनी चलती है, 3 से 4 किडनी ख़राब हो जाती है। वो किडनी ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कितना भी तो ये फॉरेन बॉडी है जो दूसरे की किडनी हमारे बॉडी में आई है। 96% सक्सेस जो है काफ़ी अच्छी सक्सेस है कोई भी ट्रीटमेंट में। राइट। 5 साल तक इसमें से 85 किडनी चलती है, 15 किडनी ख़राब हो जाती है, और सबसे कॉमन कारण ख़राब होने का है वो है नॉन कंप्लायंस। मतलब पेशेंट दवा बंद कर देता है, या पेशेंट साल भर के बाद उसको लगता है मेरे को कुछ नहीं है, क्यों डॉक्टर राजेश इतनी सारी दवाएं देते हैं, तो दवाएं बंद करता है तो किडनी रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे कॉमन कारण जो किडनी का वो नॉन कंप्लायंस। 10 साल तक 70 to 75% किडनी जो है चलती है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। किसी के एक ऑर्गन को ख़राब होने के बाद उसकी ज़िंदगी का 10 साल एक किडनी पे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ट्रांसप्लांट एक पॉजिटिव साइड है इस जर्नी का। अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन क्लोज रिलेटिव में नहीं है, ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, तो हम लोग एक स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसप्लांट। मतलब 2 फैमिली को एक साथ बैठाते हैं और आपस में एक्सचेंज करा देते हैं, जो उनके ब्लड ग्रुप को चाहिए वो उनको मिल जाता है, जो इनको चाहिए जो ब्लड ग्रुप का वो इनको मिल जाता है। इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम लोग स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट या पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरह का ट्रांसप्लांट हम लोगों ने डोमिनो किया, चेन किया है।
मतलब एक फैमिली ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पाँचवें को और पाँचवें ने छठे को किया। ये 6 पेयर का ट्रांसप्लांट एक साथ 3 हॉस्पिटल में आज से 6-7 साल पहले हम लोगों ने करके इसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की कि इस तरह के भी ट्रांसप्लांट होते हैं। इसको डोमिनोज ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो पिज्ज़ा वाला डोमिनोज नहीं, ये डोमिनोज पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट है, जिसमें एक पेयर ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे और पाँचवें छठे, इस तरह से किया गया। अभी फिर भी अगर आपका ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है और आपको पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट में वो नहीं मिल रही, सो जब कभी भी ऐसा एक प्रॉब्लम आता है कि हम मतलब ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है घर में कोई डोनर, या पेयर्ड एक्सचेंज में पेयर नहीं मिल रहा है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो ऐसे समय में हम लोग ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट करते हैं। ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट मतलब अक्रॉस द ब्लड ग्रुप, मतलब किसी का अगर A ब्लड ग्रुप है और वो O को देना चाहता है या B को देना चाहता है, तो उस तरह के केसेस में हम कुछ प्रोसीजर करके उनकी किडनी को हम लगा सकते हैं, जिसको ABO इनकम्पेटिबल ट्रांस करते हैं। अगर घर में कोई किडनी डोनर अवेलेबल नहीं है तो हम एक डोनर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम रजिस्टर करते हैं, और ये सिटी वेटिंग लिस्ट होती है और स्टेट वेटिंग लिस्ट होती है। इस सिटी वेटिंग लिस्ट में वेटिंग टाइम जो है आजकल जो है 4 से 5 साल है कम से कम। इसमें जब कभी भी किसी भी ब्रेन डेड पेशेंट कहीं अवेलेबल होते हैं तो उनके 8 ऑर्गन को हम लोग किसी न किसी डिजीज़ पेशेंट को हम लगाते हैं, जिसमें कि 2 किडनी होती है, हार्ट होती है, लीवर होती है, लंग्स होती है, कॉर्निया होती है, स्किन एंड बोन होता है। तो इस तरह के कैडेवरिक ट्रांसप्लांट को काफ़ी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, पेशेंट को डोनेट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस ला रहे हैं। एक समय था जब आज से 10 साल पहले इंडिया में 1% किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कैडेवरिक होती थी और 99% लिविंग रिलेटेड, मतलब घर के फैमिली से किडनी आती थी। लास्ट ईयर तक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट 10% तक पहुंच गया है, और कम 1200 के आसपास जो ट्रांसप्लांट है वो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हुई है। बाकी 10,000 ट्रांसप्लांट जो है वो लिविंग रिलेटेड या अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट हुई है। सो किडनी ट्रांसप्लांट एक काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, काफ़ी कॉमन ट्रीटमेंट है, और सक्सेस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और पेशेंट का लाइफ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो सर अभी जैसे आपने ब्लड ग्रुप मेंशन किया, तो जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, कौन से ब्लड ग्रुप को ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, स्पेसिफिक इफ वी टॉक अबाउट किडनी इटसेल्फ? सो AB जो ग्रुप है, AB ग्रुप किसी के पास, तो वो सबसे ले सकता है, चाहे वो A ब्लड ग्रुप हो, B ब्लड ग्रुप है, O हो या AB हो, वो चारों से ले सकता है। O ग्रुप जो है वो सिर्फ O से ले सकता है। ओके। AB जो है वो सबसे ले सकता है, O जो है सिर्फ O से ले सकता है। और A ग्रुप और B ग्रुप ये अपने वाले से ले सकता है, मतलब A वाला A से ले सकता है या O से ले सकता है, B वाला B से ले सकता है या O से ले सकता है, मतलब O सबको दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ O से, और AB सिर्फ देगा AB को लेकिन लेगा सबसे। तो ये अगर लेमैन टर्म में बोलो तो वो जो है वो महात्मा आदमी है, सबको देता है, और AB जो है वो सेल्फिश लोग है, सिर्फ अकेला अपने आप को लेता है। राइट। तो सर अभी मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ समवन इज़ इल, या जैसे आप कोई कॉमन आदमी है जो पेशेंट है, अनवेल है, वो ये सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट डॉक्टर क्या सोचता है जब वो प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि वो तो 24/7 सराउंडेड है पेशेंट से, तो वो क्या सोच रहा है मेंटली, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? आई एम श्योर आप लोगों को भी स्ट्रेस होता होगा। हाँ, मेंटली अफेक्ट करता है। जब कभी भी जैसे 100 में 90 पेशेंट ना काफ़ी अच्छे होते हैं, वो समझते हैं कि डॉक्टर की भी एक लिमिटेशन है, डॉक्टर की भी एक फैमिली है, डॉक्टर का भी एक लाइफ है, डॉक्टर इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन 10 पेशेंट ये नहीं सोचते। राइट। 10 पेशेंट सोचते हैं कि मैंने पैसा दिया है, सर को ये करना है, सर को आना चाहिए, सर को देखना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि सर को भी कभी हेडेक हो सकता है, कभी वॉमिटिंग हो सकता है, कभी वो फ्लू हो सकती है, कभी वो बीमार पड़ सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में जब हम घर आएँ
तो हॉस्पिटल को हॉस्पिटल में छोड़ के आए ताकि फैमिली के साथ अपना लाइफ बिता सके। लेकिन लिमिटेशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम लोग मूवी नहीं ज़्यादा देख पाते हैं, क्योंकि मूवी देखते देखते कम से कम 4-5 कॉल आ जाते हैं। और कोई भी फैमिली मेम्बर पसंद नहीं करता कि बार बार उठ के सिनेमा हॉल से बाहर क्यों जा रहा है फ़ोन करने को या बात करने को। तो यूजुअली अवॉइड करते हैं हम लोग मूवी देखना। जो भी देखना अगर लगा तो टीवी पे देख लेते हैं। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ है, लेकिन क्या है, एक ऐसा जोन है जिसमें कि यू आर प्लेइंग विद द लाइफ, लाइफ डोंट गिव टाइम। तो अगर कोई क्राइसिस में है तभी आपको याद करता है। तो इस समय में हम लोग को थोड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है उस फील्ड के लिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू वेरी पर्सनली, आई वांट टू आस्क यू, अब जैसे आर्टिस्टिक लोग हुए या कोई और प्रोफेशन का लोग हुए, तो उनके पास मोटिवेशन है उठ के जाने का कि मुझे आज कुछ बड़ा करना है, मुझे आज ये करना है। डॉक्टर का क्या मोटिवेशन है? आई एम श्योर इट नीड्स अ लॉट ऑफ पुश। ये जो सवाल है ना, उसका आंसर जो है ना, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि किडनी पेशेंट जब किडनी पूरी तरह से ख़राब होती है तो उसके लिए हमारे पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एक है डायलिसिस और दूसरी है ट्रांसप्लांट। पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होना था, अभी मेरे को या तो ज़िंदगी भर डायलिसिस करनी पड़ेगी या ट्रांसप्लांट करें। पेशेंट को ये भी सोचना ज़रूरी होता है कि वो दूसरे ऑर्गन में क्या है लाइफ। अगर हार्ट आपकी ख़राब हो गई या लीवर ख़राब हो गई, नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट आर वेरी लेस एंड देयर आर नो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक डायलिसिस फॉर देम। सो हम एक स्टोरी बताते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस आज से 22 साल पहले शुरू किया था, तो मेरे पास एक पेशेंट आए जिसका मैंने डायलिसिस शुरू की। और वो पेशेंट 8 साल के डायलिसिस के बाद उसके घर में एक कजन सिस्टर ने किडनी डोनेशन के लिए तैयार हुई। 8 साल डायलिसिस पे रहने के बाद उसका किडनी ट्रांसप्लांट मैंने किया। जब मैंने उसकी डायलिसिस शुरू की थी उस समय उसकी बच्ची की उम्र थी 5 साल, और जब मैंने उसका ट्रांसप्लांट किया तो उस समय बच्ची की उम्र 13 साल थी, और उस समय वो साइंस की स्टूडेंट थे। मैंने ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट करने के बाद सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट रहा है। आज 12 साल हो गया उस ट्रांसप्लांट का, 12 या 13 साल, मतलब वो पूरी जर्नी जो है वो 22 साल 23 साल की है। जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तब से है। वो बच्ची पहले MBBS की, फिर MD की, MD चेस्ट फिजिशियन में है, और अभी वो लेक्चरर है एक कॉरपोरेट, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में। जब मैं उसको देखता हूँ और उसकी माँ को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, एक लाइफ आपने ऐसा बनाया जिसमें उसने अपने बच्ची को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और एक डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनने का मोटिवेशन कौन था? वो मैं था। तो मुझे लगा कि यार मैं किसी भी फैमिली के लिए एक मोटिवेशन बन सकता हूँ, और मेरे चलते किसी की लाइफ अगर अच्छी हुई है और उसका फैमिली अच्छा हुआ, आज 23 साल के बाद भी वो पेशेंट इतना अच्छा है, तो ये एक मोटिवेशन है। ऐसे ऐसे कितनी स्टोरी है। हमारे पास 2 ऐसे डोनर हैं जो किडनी डोनेट किए हैं, सिस्टर टू सिस्टर। सिस्टर ने सिस्टर को किडनी दिया। हस्बैंड तैयार नहीं था किडनी देने को कि मेरी वाइफ किडनी नहीं देगी। कैन यू इमेजिन? उस सिस्टर ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया। वो मैं बोलता नहीं हूँ कि ये करना चाहिए, लेकिन उन्होंने डाइवोर्स दिया, फिर अपनी बहन को किडनी दिया, फिर सेकंड मैरिज किया, फिर माँ बनी। आज वो 2 बच्चे की माँ है सेकंड मैरिज से। सो जब मैं देखता हूँ कि यार एक घर में इतने बड़े प्रॉब्लम्स के बाद भी इतने फाइटिंग एटीट्यूड वाले लोग हैं जो फाइट करते हैं, जो कुछ भी हो जाए मेरी सिस्टर जीनी चाहिए, और वो सिस्टर आज नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है, और लड़की जिसने किडनी दिया वो भी नॉर्मल लाइफ लीड कर ली। ये काफ़ी है हम लोग के लिए ज़िंदगी में जो मोटिवेट करता है हम लोग को। तो लाइफ में आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो, इसके लिए तो बहुत समय डॉक्टर को भगवान भी बोला जाता है, और भगवान की जगह पे कुछ लोग हैवान भी बोलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आप अपने आप को परसीव कर रहे हो, कि कैसे आप लेके चल रहे हो उसको, उस हिसाब से। तो मैं मानता हूँ कि इस बीमारी में थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल है, लेकिन उस डिप्रेसिंग माहौल को भी आप अच्छा कर सकते हो। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो 2-2 ट्रांसप्लांट किए हैं, पहला ट्रांसप्लांट फेल होने के बाद दूसरा ट्रांसप्लांट किए हैं। हमारे पास एक टेक्नीशियन है जो डायलिसिस में खुद नर्स है,
उसने 3 ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आज 23 साल से डायलिसिस पे है। कुछ समय पहले उसने बोला सर मेरे को शादी करनी है। हम बोले तो शादी तो कर सकती है, तू माँ नहीं बनेगी, क्योंकि माँ बनने पे रिस्क है तेरे को डायलिसिस पे। बोले ठीक है सर, मैं माँ नहीं बनूंगी, शादी करती हूँ। 4-5 साल पहले उसने शादी कर ली। अभी शादी कर ली तो आ गई 2 साल के बाद कि सर मेरे को माँ भी बनने का है। हम बोले ठीक है भाई, तू मैं ऐसा करता हूँ, तेरा एक्स्ट्रा डायलिसिस कर देता हूँ, 4 to 5 टाइम्स वीक डायलिसिस शुरू किया और उसकी फर्टिलिटी इंटैक्ट हो गई और वो माँ बन गई। माँ बन गई एंड सी इज सच अ फाइटर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। अभी भी वो पेशेंट को मैनेज करती है, सब करती है। माँ बनने के बाद 7 महीने के बाद हम लोग डेली डायलिसिस उसको करते थे। हमारे लिए भी एक सक्सेस स्टोरी, सक्सेस थी कि इसको अगर ये माँ बनेगी, ये अपनी खुद इतनी मोटिवेटेड है माँ बनने के लिए। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, उसने भी पूरी कोशिश की, लेकिन समहाउ वो माँ बच्चा पेट में ही ख़राब हो गया और सी वेंट ऑन वेंटिलेटर आफ्टर दैट एंड सी गॉट अ सेकेंड अगेन, शी केम बैक एंड नाउ सी इज़ ऑन डायलिसिस, रिकवर्ड वेल। इस बार मैंने स्ट्रिक्टली बोला ना तू ट्रांसप्लांट कराएगी ना तू प्रेगनेंसी लाएगी, तू सीधा अभी सिर्फ डायलिसिस पे रहेगी। आज 23 साल हो गया है उसके लाइफ के, 23 साल से वो डायलिसिस पे है। सब पेशेंट को मोटिवेट करती है, ट्रीट करती है, डायलिसिस करती है और अपना खुद का डायलिसिस भी खुद करती है। तो ये सब स्टोरी जब देखता हूँ उसके सामने तो हम लोग की तकलीफ कुछ भी नहीं है। राइट। तो आई हैव हर्ड दिस थिंग समवेयर कि आपको अगर रियल प्रॉब्लम्स जाननी है ह्यूमन की लाइफ में, इट्स नॉट फाइनेंशियल, इट्स नॉट मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ये सब बहुत मटेरियल है। आपको रियल प्रॉब्लम देखनी है तो आप कोई हॉस्पिटल जाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि रियल ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या होती है। सर एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि वाई डू डॉक्टर्स स्माइल लेस? मतलब ये मेरा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी डॉक्टर्स को देखो बहुत सीरियस रहते हैं। अब या तो ये डराने के लिए होगा, आई एम श्योर हंसते तो होंगे, बट खाली पेशेंट्स के सामने वो लोग प्रेफर नहीं करते हंसना, कि वो लाइटली ना ले ले। इसमें 2 आस्पेक्ट है। जैसे एक आस्पेक्ट है कि जिसमें कि आपको आपके मतलब कोई पेशेंट आता है तो तकलीफ़ में रहता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हंसोगे या कॉमेडी करोगे या कुछ अभी ऐसा करोगे तो पेशेंट को लगेगा दिस डॉक्टर इज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट द ट्रीटमेंट, राइट। और मैं इतना तकलीफ़ में हूँ और ये ऐसा ऐसा बात कर रहा है। तो एक पार्ट ये भी है। दूसरा पार्ट क्या है, जैसे हमारे कंसल्टिंग रूम में जब पेशेंट आते हैं तो हम कुछ ऐसा बात करते हैं कि वो एकदम जो डिप्रेसिव, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट ना बहुत डेडली आइटम है। नेफ्रोलॉजिस्ट को पेशेंट देखता है ना तो लगता है यार अब तो ये डायलिसिस बोलेगा या कुछ और बोलेगा या मेरे को खाना बंद कर देगा, तो वो डरता हुआ रूम में आता है। और जब मैं उसको कुछ ऐसी बात करके स्माइल देता हूँ और जब उसको लगता है, रिलैक्स होता है कि यार ये डॉक्टर तो पहला ये नहीं बोल रहा है कि ये खाना नहीं खाना है, ये बोल रहा है ये खाना है और इसको कंट्रोल करना है। वो ये नहीं बोल रहा है कि बंद कर दो, इसको बोल रहा है ऑप्टिमाइज़ कर दो। तो दोनों में फ़र्क है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि नॉनवेज नहीं खाना है, और ये क्या बोल रहा है, ये पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। वो क्या बोल रहा है, अगर हफ्ते में रोज़ आप चिकन खाते हो तो अल्टरनेट डे करो, अगर अल्टरनेट डे खाते हो तो वंस इन ए वीक करो, अगर 4 पीस खाते हो तो 2 पीस करो। तो पहले ये नहीं कर रहा कि बंद कर दो चिकन, कम कर दो, 50% रिडक्शन। तो उसको सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि हमारा खाना बंद हो गया। जैसे अभी किसी को बोल दिया नमक के बिना खाना है, तो मैं बोलता हूँ रिलेटिव को कि आप बिना नमक का खा सकते हो क्या? अगर आप नहीं खा सकते हो तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा पेशेंट जिसका ऑलरेडी एपेटाइट कम है वो खाएगा? तो उसको इतना नमक दो जो उसके टेस्ट के लिए ज़रूरी है, एक्स्ट्रा मत दो, लेकिन टेस्ट के लिए नमक ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं, हम मानते हैं कि डॉक्टर लोग सीरियस इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे आप पेन को ट्रीट करो, किसी की सफरिंग को ट्रीट कर रहे हो, तो सफरिंग जहाँ पे रहती है वहाँ स्माइल कम होती है। राइट। एंड सो व्हाट इज द यंगेस्ट एज ग्रुप यू हैव सीन इन अ किडनी पेशेंट? मैं तो एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन शुरुआत में जब पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के नंबर बहुत कम थे Okay, so for kids it's a different nephrologist. For kids there is called pediatric nephrologist and I am the adult nephrologist. So मैंने एक बच्चे का ट्रांसप्लांट किया था जब वो 7 साल का था, 13 किलो उसका वेट था।
वो बच्चा आज भी है, आज 15 साल हो गया उसके ट्रांसप्लांट के। आज वो 22 साल का है, उसका वेट जो है 55 kg है। जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो 3 फीट का था, आज 5.5 फुट का है। हाइट भी अच्छा खासा बढ़ गया। जब वो काफ़ी गरीब है, तो जब वो आता था ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उसको एक ही बात बोलता था, देख तेरा फीस जब तक नहीं लूँगा जब तक तू पढ़ाई करेगा। और ओपीडी कंसल्टेशन नहीं लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि उसने पढ़ाई किया, आज वो फार्मेसी का पढ़ाई कर रहा है। और जब मैं अभी बोलता हूँ कि कब तक तू मेरे को उल्लू बनाएगा, तो बोलता है कि एक बार हो जाने दो, सब सूद के साथ रिटर्न करूँगा। सो ये सब मोटिवेशन है जो कि एक डॉक्टर के लिए काफ़ी होती है प्रैक्टिस में। और हमने कम से कम 6 या 7 बच्चे का ट्रांसप्लांट किया जो आज हाइट में भी बड़ा हो गए। डायलिसिस पे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन ट्रांसप्लांट जब आप करोगे ना तो नेचुरल ग्रोथ होता है, क्योंकि आपने किडनी को किडनी से रिप्लेस किया। सो ग्रोथ हाइट में भी होता है, वेट में भी होता है, और ओवरऑल भी होता है। बट इज इट इमोशनली टफ टू ट्रीट अ किड rather than an adult? Yes. Does it affect? Because here both parents and kids all are suffering. Right. And kids क्या होता है, अर्ली एज में रहते हैं तो उनको लगती है कि कब तक जी पाएगा, कहाँ तक ले पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे। अभी भी मेडिकल साइंस में बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज हम लोग को अभी आज भी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से उस बच्चे को हम अच्छा रख सकें। Right. And sir, as a nephrologist, what all comes under your job? As a nephrologist, what all you have to do? एज ए प्रैक्टिशनर Yeah. पेशेंट के लिए, Yeah. तो मेरे लिए पेशेंट जो है या तो किडनी डिजीज़ जिससे क्रिएटिनिन हाई होकर लेके आए, या किडनी स्टोन वाले पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं, या किडनी इन्फेक्शन वाले पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं, और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं। Okay. तो इस तरह के पेशेंट जो है वो हमारे कंसल्टेशन के लिए आते हैं। Right. उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, एक क्रॉनिक डिजीज़ है, और चूँकि आप मेडिसिन किए रहते हो तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर को भी लेके आते हैं कि इसका भी इलाज आप ही कर दो, Right. तो वो भी करना पड़ता है। और हम लोग चूँकि उसमें क्वालिफाइड रहते हैं तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। Okay. And I want to ask you that जो किडनी डोनेट करता है, that is a donor, मतलब उसको कोई कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर होता है, और इज इट फाइन टू गिव अ किडनी? सो जब किडनी कोई डोनेट करने का सोचता है तो हम लोग पूरे बॉडी का चेकअप कराते हैं। उसकी दोनों किडनी है कि नहीं वो देखते हैं, दोनों किडनी मजबूत है कि नहीं वो देखते हैं, उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई बीमारी तो नहीं है वो देखते हैं। उसके बाद भी हम उसका किडनी लेते हैं, और किडनी लेने के बाद भी हम उनको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, ताकि वो ब्लड प्रेशर चेकअप और क्रिएटिनिन का चेकअप, हम लोग थोड़ा कंसर्न रहता है कि donor should be the priority and donor should not suffer because he has done a very noble thing in his life. So हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि डोनर को कुछ ना हो। यूजुअली कोइंसिडेंस अगर किसी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर किसी को होना है तो हो सकता है। सर व्हाट फूड आइटम्स आर गुड फॉर किडनीज? मतलब एक नॉर्मल आदमी को जिसको अभी प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या खाना चाहिए जो मेरी किडनीज को हेल्दी रखेगा? सो देखो, हर इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ हर 1 किलोमीटर पे एक नया डाइट हैबिट रहती है, एक नया चीज़ मिलती है। तो वहाँ पे आपको फूड हैबिट ना चेंज करके आपको ये देखना है कि जंक फूड, हाई सॉल्ट फूड, या ऐसी फूड जो कि मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, उसको अवॉइड करने का। नहीं तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं करते हैं अनलेस पेशेंट हैज़ गॉट अ किडनी प्रॉब्लम। Okay. द डाइट शुड नॉट गिव यू वेट, आपका वेट गेन ना हो, आप ओबीज ना हो जाए। तो उस तरह से आपको जो कंट्रोल है वो करना चाहिए। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए, अगर किडनी डिजीज़ है तो किडनी डिजीज़ के हिसाब से डाइट का कंट्रोल कीजिए। Okay. And why can't an unknown person donate his or her kidney? इन इंडिया, हाँ, in India specifically. सो बट आई एम श्योर ये पहले होता था, बट अब उसके बाद कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स चेंज हुए एंड ऑल। सो इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन राइट। and lot of poverty is there, and we all are exploiter. So हम लोग को जहाँ भी मौका मिलता है हम एक्सप्लॉइट करते हैं। सो हम लोग कानून की धज्जी उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। राइट।
सो कभी भी किसी को अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो कुछ भी करेंगे। तो जब कानून नहीं थी तो लोग किसी का भी किडनी निकाल के लगा देते थे। तो वहाँ पे इमोशन नहीं था, वहाँ पे ये नहीं था वैल्यू कि वो डोनर जो है वो वैल्यू रखता है हमारे लिए। तो उस समय बहुत कुछ ट्रांसप्लांट, जब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट आया उसके बाद ये सब बंद हो गया, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें, जब किडनी वो देते थे तो बेचते थे पैसे से, तो उस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और आज वो जो ट्रांसप्लांट है कुछ लोगों के चलते बंद हो गया। ऐसे वो बहुत सारे देशों में एच्योरिस्टिक डोनर बोलते हैं इसको, जिसको हम, जैसे हमारे यहाँ कोई 15 साल से हमारा दोस्त है, साथ में खाते पीते उठते बैठते, तो क्यों नहीं दे सकते। हमारे देश में वो कानून में ऐसा प्रावधान है कि जब कभी भी दे वो वॉलंटरी हो। चूँकि वॉलंटरी होने के बाद भी बहुत सारे समय में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसके लिए लोग रिलक्टेंट होते हैं इस तरह के ट्रांसप्लांट करने से। ओके, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस और होल स्कैम के पैसे लेके ना हो, उसीलिए बंद हुआ। यस, यू थिंक इट्स गुड कि बंद हो गया? ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप मानो तो मैं तो बोलता हूँ कि किडनी डोनेशन जो है वो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा चीज़ लेकर आए जिसमें कि गवर्नमेंट शुड आस्क द रिसिपिएंट फैमिली टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली, मेडिकली और एवरीथिंग, if they are going to take their responsibility, why not? This should be legal. But here what is happening ना, किडनी लेने के बाद कोई पूछता भी नहीं है उसको, तो उसका हेल्थ, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब कोई नहीं देखता। तो अगर गवर्नमेंट गाइडेड, क्योंकि हर चीज़ अगर सुपरवाइज्ड हो, लीगल नॉर्म में हो, तो करने में कोई हर्ज नहीं। राइट। ओके, तो मुझे अभी ये पूछना है आपसे कि मैं आपसे जब मैंने कांटेक्ट किया था इस इंटरव्यू के लिए, तो आपने मुझे एक ऐसे कैजुअली बात करते करते एक इंसिडेंट बोला दैट विद इन दैट वीक, दैट पीरियड ऑफ 1 week you lost 4 patients and it affected you, you said, but nobody understands that pain of a doctor or can see through that side. So what is it? How do you feel when you lose a patient? जैसा कि मैंने पहले बोला है कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक लोग हमारे साथ रहते हैं। उसके बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे, ये सब जो है मेरे आंखों के सामने आते। अगर किसी की मौत होती है तो मुझे लगता है यार, मैं हमेशा ये देखता हूँ ना कि ये जो माँ है या ये जो फादर है अपने पूरे फैमिली का केयर टेकर है। इसका बच्चे को इसकी ज़रूरत है। तो मैं कभी कभी मोटिवेशन में पेशेंट को ये बोलता हूँ, तुमको इसके लिए जीना है, तुमको अपने लिए नहीं जीना है। ये जो 5 साल की बच्ची है ना तुम्हारी, इसको 15 साल, 20 साल, 25 साल का करना है, इसका शादी करना है, ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन है जीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन जब कभी बीच में वो जर्नी छोड़ के कोई चला जाता है तो मुझे लगता है कि यार बच्चे का क्या होगा, ये बच्चे का, इसको मेरे को बचाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ हमारे हाथों में नहीं होती। जैसे दीज आर द डायलिसिस पेशेंट। अभी 2 पेशेंट तो हाई पोटेशियम के चलते डेथ हुई उनको, वो इमरजेंसी रूम में आए कोलैप्स होके, तो उनकी पोटेशियम हाई रहती है। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि क्रिएटिनिन से किसी की जान नहीं जाती है, पोटेशियम से जान जाती है। तो पोटेशियम, हाई पोटेशियम इज़ ए साइलेंट किलर। तो आप उसको नज़र रखो, उसके ऊपर ध्यान दो। बहुत लोग ध्यान देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। तो कुछ चीज़ हमारे लिमिट के बियॉन्ड है जो कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। एक पेशेंट कार्डियक एरिथमिया मतलब हार्ट अटैक से मर गया और एक पेशेंट को इन्फेक्शन थी। Okay. This definitely this will affect us. Potassium depends on your diet, basically. Yes. What you eat. Yes. Okay. Now tell me one thing, honestly. Do you believe in God? And if you do, then how much? Being a doctor, specifically, I want to ask you So this. being a doctor, Because for this is my personal. Because I'll tell you, I'm sorry to interrupt. Because for us, हमारे लिए तो it's like go to the doctor and you're gonna get fine. तो हम तो डॉक्टर को पैरेलल टू गॉड कंसिडर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ ना कि मेरे लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छा आदमी बनूँ, इंसान बनूँ, और मेरे से किसी को तकलीफ़ ना हो।
मैं अगर किसी दिन घर से निकला, भले पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, और बाहर जाकर 10 पेशेंट से अच्छे से बात किया, 5 को ठीक किया, 2 को अच्छा सा वो किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। मेरे लिए मेरा प्रैक्टिस मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गॉड नहीं है या गॉड हैं। मैं हमेशा हम गॉड एक ऐसा चीज़, एक ऐसे सम्मानित, वो समय ऐसा होता है ना, जब कभी भी किसी को किसी के ऊपर कोई चीज़ डालना रहता है तो हम बोलते हैं अब भगवान ही बचा सकते हैं, या भगवान संभाल लेंगे, या हम कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी को कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर सब चीज़ हैंड ओवर कर दें और हम अपना काम करें, अपना मेहनत करें। मेरे लिए एग्जिस्टेंस है। मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन बिलीव इन दैट। एंड मैं खुद ही ये मानता हूँ कि आफ्टर 5 years आई विल डू माई रिलीजियस टूर। ओके, सो इट्स गुड टू नो एज अ इन्फॉर्मेशन दैट डॉक्टर्स आल्सो बिलीव इन गॉड। क्योंकि बहुत लोग जब बीमार होते हैं तब बोलते हैं वो आश्रम चले जाओ, वो बाबा के पास चले जाओ। डॉक्टर से पहले लोग एक्चुअली पहले बाबा के पास जाते हैं, तो आप लोग तो लास्ट रिसोर्ट हो। सो इन दिस आई विल टेल यू वन थिंग कि फेथ और साइंस में हमेशा झगड़ा रहा है, और फेथ इज़ वेरी पावरफुल। साइंस में ना होप्स बहुत नहीं रहते, क्योर नहीं है, कंट्रोल वाली चीज़ है। 90% इन्फेक्शन अगर छोड़ दो तो साइंस में क्योर नहीं है, कंट्रोल है। और फेथ क्या है ना, होप देता है कि आपको मैं ठीक कर दूंगा। तो जब होप्स इज़ वेरी पावरफुल, फेथ इज़ वेरी पावर। हमको बचपन से माँ बाप ने सिखाया है कि बच्चा भगवान पे विश्वास कर, माँ बाप पे विश्वास कर, गुरु पे विश्वास कर, और ये विश्वास करते करते हम आगे बढ़े। तो जब हम बड़ा भी होते हैं ना, तो हमारी विश्वास जो है वो कम नहीं होती। और जब कोई साइंस वाला आदमी, एक डॉक्टर बोलता है ना मेरे किडनी ठीक नहीं कर सकता हूँ, आपका कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो ऑप्शन देखता है कि कहाँ मेरा किडनी ठीक हो सकता है। वो डेस्परेट सिचुएशन है, वहाँ पे मैं भी रहूँगा तो वही मैं भी वो सोचूं करूँ, क्योंकि कहीं पे कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा किडनी ठीक कर दूंगा। सपोज मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे पास कोई भी दवा नहीं है, फिर भी मैं पेशेंट आया मेरे पास, अब मैं बोलूँ कि रोज़ सुबह 6 बजे आ, मैं तेरे को ये पानी देता हूँ, रोज़ पीना, 1 महीने में तेरा किडनी ठीक हो जाएगा। 5 दिन के बाद भले उसकी क्रिएटिनिन 9 से 6 भी नहीं हुई हो, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं करा रहा हूँ, लेकिन बिकॉज आई हैव गिवन द कॉन्फिडेंस इन हिज माइंड कि मैं तुम्हारा किडनी ठीक कर दूंगा, 5 दिन के बाद वो आके बोलता है डॉक्टर साहब जब से आपने ये पानी पिलाया, ये दवा पिलाया है ना, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं इतना अच्छा लग रहा है मेरे को ना, मेरी किडनी ठीक हो रही है, मैं खाना भी खाने लगा हूँ आजकल, मेरे को उल्टी भी नहीं लग रही है। तो ये है होप्स, और ये कमांड करता है ब्रेन। यहाँ पे हम लोग हार जाते हैं। सो द वॉर इज बिटवीन होप्स एंड प्रैक्टिकलिटी। यस। तो अभी होप्स तो फिलहाल विनिंग है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसके लिए तो उनकी चलती है बिजनेस। अभी आप लोग के प्रोफेशन में एक और ऐसे चीज़ है जो लोग बोलते हैं दैट यू शुड ऑप्ट फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू किडनी डिजीज। अ लॉट ऑफ पीपल कम, बट कोई सोल्यूशन कभी मैंने देखा नहीं है। बट सो मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, होप्स एंड साइंस। और दूसरा बात करूँगा कि आई एम नॉट नॉलेजेबल एंड आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट। ओके, I believe in my science, राइट, and I know that in our science every medicine has got effect and side effect. So I'm aware of the effect also and the side effect also. So whenever I give medicine or prescribe medicine, I see that the risk benefit ratio should be in favor of benefit, right. not the risk. If the benefit is more than the risk, I prescribe that medicine with a knowledge of side effect, so that whenever side effect happen, I will stop that medicine. What message would you like to give out to the people who are ill, who are going through this, and definitely who are demotivated and they are finding some motivation in their life that they can also lead a normal life for another 10, 20, 15, 20 years, whatever it is. So what do you think? I always tell my patient that it is not the end of life situation. Second, whenever patient is coming to my clinic, I always tell them,
आई एम नॉट एडमिटिंग यू, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। आपकी ज़िंदगी पे कोई खतरा नहीं, मैं तो हॉस्पिटल एडमिट करने को बोला भी नहीं जी। तो आपका एक तो है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, दूसरा ये एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन नहीं है। आप देख लो आज इंडिया में 2.5 लाख लोग डायलिसिस पे हैं और कम से कम 60-70,000 ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो इन लोग जी रहे हैं, तो ये एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन नहीं। सेकेंड, एक बहुत अच्छी कोशिश जो आप कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं, हम अपने पेशेंट पूल में से कुछ पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं जो कि मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर है, मेरे लिए जो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, जो अपने मोटिवेशन से, अपने सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को अच्छा किया है और आज काफ़ी अच्छा अपने पूरे फैमिली को संभाल रहा है, वैसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये सब पेशेंट को तुमको काउंसिल करना है, समझाना है। पेशेंट जो समझाता है वो पेशेंट का सुनता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। डॉक्टर पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब पेशेंट खुद ये जर्नी अपनी बताती है, अपना स्टोरी बताता है कि मैंने कैसे काम किया, मैंने कैसे इसको वो किया, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि सामने वाला भी मोटिवेट होता है। और बहुत समय हम लोग घर के मेंबर, अगर आप जैसे हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, तो अगर किसी ने बोला मैं तो वेब डिज़ाइनर था लेकिन आजकल काम छोड़ दिया, हम लोग वेब डिज़ाइन में तो ब्रेन का काम होता है, उसमें तो मसल्स का काम होता नहीं है, तुम आज भी कर सकते हो, तुमको वर्क फ्रॉम होम करना है, तुम डायलिसिस करो, डायलिसिस पे भी काम कर सकते हो। हमारे कुछ पेशेंट हैं, हमने वाईफाई अपने सेंटर पे दिया हुआ है कि आप वाईफाई यूज़ करो और काम करो, वहाँ बैठ के जो कमाओगे उसका 10% इंसेंटिव मेरे को दे देना। देता नहीं है कोई, लेकिन मैं मजाक में ज़रूर बोलता हूँ कि भाई अपने कमाई का 10% ज़रूर देना, क्योंकि मैंने मोटिवेट किया। तो एक वो हो गया। अगर किसी घर में बच्चे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसके लिए तुमको जीना है, इसको बड़ा करना है, इसको पढ़ाना है, इसको अच्छा करना है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं अपने लाइफ में पेशेंट को मोटिवेट करके अच्छा बनाने का। Okay. Thank you so much for your time. थैंक यू। And I hope that a lot of people get a lot of insights and good information out of this. Because definitely इतनी डिटेल में कोई, मतलब मैंने तो नहीं सुना था, बट अभी सुन लिया तो मुझे बहुत चीज़ें पता है और अवेयरनेस है कि what happens in a transplant or being on dialysis or not leading towards the kidney failure and leading towards the kidney failure. So thank you so much for coming. थैंक यू।